अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बुज़ुर्गों के बारे में एक जो वैक्सीन को लेके एक बहुत अहम और अच्छी खबर आई है, क्योंकि जितने भी पहले ट्रायल्स हो रहे थे सब लोगों को आइडिया है कि उनके अंदर ना तो 18 साल से कम की उम्र के बच्चों को शामिल किया गया था, यानी नौजवानों और बच्चों को, और ना ही उन लोगों को जिनकी उम्र 55 साल से ज़ायद हो तो उनको शामिल किया गया था। इसलिए बहुत सारे लोगों का एक सवाल भी होता था, एक सोच भी होती थी कि अगर वो तमाम लोग जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, जब भी हम बात करते हैं हाई रिस्क कैटेगरी की, कि बीमारियों के अलावा जैसे 55 ईयर से ज़्यादा की एज के जो लोग हैं, अगर उनको खुदा न खास्ता कोविड के बाद कॉम्प्लिकेशन होने का ज़्यादा डर है तो वो ही लोग जो वैक्सीन्स के ट्रायल्स हैं उनमें शामिल नहीं हैं। जो वैक्सीन्स के ट्रायल करने वाले लोग थे उनका ये कहना था कि वो पहले वैक्सीन्स के ट्रायल सिर्फ उन लोगों में कर रहे हैं जिनका इम्यून सिस्टम सबको पता है कि बहुत अच्छा होता है, और ये वो उम्र है या वो एज कैटेगरी है जो आती है 18 साल से 55 साल के दरमियान, क्योंकि उनके जहन में ये था, क्योंकि जो वैक्सीन होती है वो वायरस का ही एक हिस्सा होती है कि खुदा न खास्ता अगर कोई इम्यून रिएक्शन हो जाता है या इम्यून जो सिस्टम है वो रिएक्ट करता है गलत तरीके से, तो वो तमाम लोग जिनकी इम्यूनिटी दूसरों की निस्बत कम होती है तो उनको नुकसान होने का डर होता है। लेकिन अब इस चीज़ का भी जवाब मिल गया है, और वो जवाब आया है जैसे अमेरिका की जो वैक्सीन है जिसका नाम जो मॉडर्ना कंपनी है उसने बनाई है, और उसका नाम है mRNA-1273। सब लोगों को अभी तक का आइडिया है कि मॉडर्ना की जो वैक्सीन का नाम है वो mRNA-1273 है। तो उन्होंने एक नए ट्रायल किए थे, और उन ट्रायल का जो रिजल्ट है वो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन NEJM जो है उसने 29 सितंबर को शाया किए हैं। ये फेज 1 के ट्रायल थे, और इसमें वो ये देखना चाहते थे कि अगर वो अपनी वैक्सीन उन लोगों में इस्तेमाल करें जिनकी उम्र 56 यानी 56 साल से ज़ायद है तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। अब ये हो सकता था कि ये जो वैक्सीन के ट्रायल्स हैं इनके अंदर किसी भी किस्म का बायस या कोई ऐसी चीज़ आ सकती थी कि कंपनी हो सकता है कि अपनी रिपोर्ट्स ठीक ना देती, तो इसका उन्होंने हल ये निकाला कि जो मॉडर्ना कंपनी है उसने वैक्सीन पेश की, और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है अमेरिका का उसने फाइनेंसेस या पैसे दिए, और जो अमेरिका और दुनिया के बहुत मशहूर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने ये कंडक्ट किया इस ट्रायल को। और जब इस ट्रायल को कंडक्ट किया गया तो इसमें शामिल थे वो तमाम लोग जिनकी उम्र 56 ईयर्स से ज़्यादा है। तो उन्होंने तकसीम किया इन लोगों को दो ग्रुप्स में। एक ग्रुप वो था जिनकी उम्र थी 56 साल से लेकर 70 साल तक, और दूसरे वो लोग थे जिनकी उम्र थी 70 साल से ज़ायद। तो इन लोगों को 2 डोजेस दी गई। कुछ लोगों को तो जो 25 माइक्रोग्राम की जो डोज है वैक्सीन की वो दी गई, और एक ग्रुप वो था जिसको 100 माइक्रोग्राम की यानी ज़्यादा डोज दी गई। और इसी तरह इन तमाम लोगों को जो वैक्सीन है इसकी 2 डोज दी गई। एक तो दी गई 0 डे पे जिसको हम डे 1 भी कह सकते हैं, और उस डोज के बाद एक 28 दिन के बाद जो है वो एक और डोज दी गई। और जब इसके बाद इनमें एंटीबॉडीज चेक की गई इन तमाम लोगों में, तो पता ये चला कि ये तमाम, क्योंकि जो फेज 1 होता है क्लिनिकल ट्रायल्स का वो हमेशा 2 चीज़ें देखता है लोगों में। एक तो सेफ्टी को देखता है, और एक देखता है कि इसकी एफिकेसी क्या है या ये एंटीबॉडीज किस हद तक बनाती है। तो जो इसका स्टडी का रिजल्ट आया और जो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में भी इन डिटेल शाया किया है 29 सितंबर को, तो उसमें बताया गया कि ये जो तमाम लोग थे इनमें 2 किस्म की एंटीबॉडीज बनी। एक तो वो एंटीबॉडीज जिनको हम कहते हैं बाइंडिंग एंटीबॉडीज, यानी ये एंटीबॉडीज होती तो कोरोना के खिलाफ हैं लेकिन ये उसको नुकसान नहीं पहुंचाती, उसको तबाह नहीं करती, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करती। और एक होती है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, जो कि ना सिर्फ ये कि वो जो कोरोना वायरस है उसके साथ अटैच होती हैं बल्कि उसको न्यूट्रलाइज भी करती हैं, उसको नुकसान भी पहुंचाती हैं, उसको डिस्ट्रॉय भी करती हैं। और कोरोना का जो वायरस है उसको ये इजाज़त नहीं देती कि वो इंसानों को नुकसान पहुंचाए। तो पता ये चला कि जो तमाम लोग थे उनके अंदर जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज और जो बाइंडिंग एंटीबॉडीज हैं ये दोनों बनी, और जो टी सेल रिस्पांस है जब उसको भी देखा गया तो इस उम्र के अंदर यानी 56 ईयर से ज़्यादा की जो एज थी तो टी सेल रिस्पांस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा इन लोगों में पाया गया। इसके अलावा जो दूसरा सवाल था वो ये देखना था कि क्या जो रिएक्शंस होते हैं
ये वैक्सीन देने के बाद क्या कोई किसी किस्म का साइड इफेक्ट या रिएक्शन तो नहीं, क्योंकि ये जो 56 ईयर्स से ज़्यादा की उम्र है, इसमें दो ही डर होते हैं कि या तो, क्योंकि बाकी वैक्सीन में देखा गया था जो दुनिया की कोरोना के अलावा वैक्सीन हैं, कि बढ़ती हुई उम्र के साथ जो वैक्सीन का रिस्पॉन्स है वो कम होता है और बाज़ औक़ात इन लोगों में रिएक्शन का या साइड इफ़ेक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इस स्टडी ने बताया कंक्लूसिवली, यानी ये बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ये रिजल्ट दिया कि ना सिर्फ ये कि ये बहुत इफ़ेक्टिव है और इसने एंटीबॉडीज़ बनाई, बल्कि लोगों में जिन लोगों में ये इस्तेमाल की गई तो उनमें जो साइड इफ़ेक्ट्स थे वो बिल्कुल नहीं आए, बल्कि तमाम दुनिया में जो वैक्सीन लगती हैं तो उसके बाद जो जिस्म में दर्द होता है यह हल्का सा फ्लू होता है 1 से 2 दिन के लिए, जिसके लिए सारी दुनिया में पैरासिटामोल सिर्फ दी जाती है, तो वो ही कुछ हुआ और किसी किस्म का कोई ऐसा डेंजरस साइड इफेक्ट नहीं आया जिसकी वजह से खुदा न खासा ये कहा जाए कि ये वो एज ग्रुप है कि जिसमें ये वैक्सीन नहीं दी गई। और एक और ख़ास चीज़ नोट की गई कि वो तमाम लोग जिनमें 100 माइक्रोग्राम की डोज दी गई, तो वो 100 माइक्रोग्राम की जो डोज थी उन्होंने ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनाई बनिस्बत उन लोगों के जिनमें 25 माइक्रोग्राम की डोज दी गई। और साथ ही ये कि जो 100 माइक्रोग्राम की डोज भी थी उसकी वजह से भी किसी किस्म का कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट या कोई ऐसा अमल नहीं हुआ जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हो। तो ये जो स्टडी है जो 29 सितंबर यानी आज से 4 से 5 दिन पहले ही शाया हुई है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में, तो इसमें बहुत ही जो अहम खबर है उसके बारे में हमें पता चलता है, क्योंकि हम हमेशा ये डरते रहे हैं कि अगर वैक्सीन आ भी जाती है तो फिर जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनको वैक्सीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जो फ्लू की वैक्सीन है वो भी हम उन्हीं लोगों में ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं जिनकी उम्र भी ज़्यादा हो और ज़ाहिर है बढ़ती हुई उम्र के साथ लोगों में शुगर, ब्लड प्रेशर और बाकी मसाइल भी होते हैं, तो उन लोगों के लिए ये जो वैक्सीन होती हैं ये बहुत ज़्यादा कारआमद होती हैं, क्योंकि जो यंग लोग होते हैं वो तो आम तौर पर इस तरह के प्रॉब्लम्स के साथ बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के यानी मोस्टली अक्सर लोग इससे निकल आते हैं। तो ये जो स्टडी है अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आप लोग ज़रूर इसको देखें, क्योंकि मॉडर्ना कंपनी है, वैक्सीन का नाम उसका mRNA-1273 है और जिस जर्नल ने ये छापी है, जिस मैगजीन जो मेडिकल का मैगजीन बहुत वेल रिप्यूटेड मैगजीन है वो है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। तो आप इन चीज़ों को लेके जब ब्राउज करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको वो स्टडी बिल्कुल मिल जाएगी। आप अपनी इंटरेस्ट के लिए भी देख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको उसका रिजल्ट बता दिया है कि जो बुजुर्ग हैं उनके लिए बहुत खुशी की खबर है कि पहले जिस चीज़ की उनको कमी थी कि अगर वैक्सीन आती है तो क्या वो लगवाएंगे या नहीं लगवाएंगे, तो अब ये साबित हो गया है कि वो लगवा सकते हैं, उनमें बहुत इफेक्टिव है और उनमें साइड इफेक्ट भी नहीं आ रहे। और ये बढ़ती हुई उम्र के साथ वैक्सीन का रोल इसलिए भी ज़्यादा हो जाता है कि आमतौर पर जब लोग इस बीमारी से निकल भी आते हैं तो उसके बावजूद भी उनमें कोई ना कोई कोविड की कॉम्प्लिकेशन आती है। जैसे इंडिया में अभी पिछले दिनों 2 वाक़यात हुए हैं कि एक जो माइनॉरिटी वेलफेयर के जो मिनिस्टर हैं हाजी हुसैन अंसारी, एक तो पिछले दिनों कोरोना से रिकवर होने के बावजूद उनकी डेथ हो गई क्योंकि जो क्लॉटिंग वगैरह का प्रॉब्लम होता है। और आज ही की खबर है कि उनके एक और उत्तर प्रदेश से उनके एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस हैं जिनका नाम जो है वो मसूद रशीद है। तो मसूद रशीद या रशीद मसूद बुनियादी तौर पे ये उनका नाम है, तो उनकी भी यही हुआ है कि वो कोविड से सेहतयाब होने के बावजूद उनकी आज डेथ हो गई है 5 अक्टूबर को। और इसकी वजह क्या होती है कि इन लोगों को इस कोरोना वायरस से बचाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनको एक दफ़ा हो जाए तो रिकवर होने के बाद भी इनकी कॉम्प्लिकेशंस इनको कोई ना कोई आ सकती है। तो ये जो वैक्सीन है और इसके ट्रायल की जो सेफ्टी और एफिकेसी है जो मैंने इस वीडियो में बताई है, ये तमाम उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 56 ईयर्स या उससे ज़ायद है, तो उनके लिए इंतहाई एक अच्छी और खुशी की खबर है।